Dear friends, myself Dr. Rumila Karnawat from Department of Chemistry, SCRS, Government PG College, Savai Madhopur. प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में अध्ययन किया था और हमने देखा था कि इन दोनों को हम किस प्रकार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इनके मध्य में विभेद किस प्रकार हम कर सकते हैं। आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसे हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल के नाम से भी जानते हैं, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है डैनियल सेल। उसके कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग यानी उसकी संरचना और उसकी कार्यप्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, जो स्वतः कोई रिडॉक्स रिएक्शन होती है, कोई स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन अगर कोई अभिक्रिया होती है और वो ऊष्माक्षेपी प्रकार की है, यानी कि वहाँ पर कुछ रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा के रूप में यदि उत्पन्न होती है तो उसको हम विद्युत ऊर्जा के अंदर रूपांतरित कर देते हैं। तो जिस डिवाइस के द्वारा ये रूपांतरण किया जाता है, कन्वर्जन किया जाता है, उस डिवाइस को हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल कहते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि लुइस गैल्वेनी के नाम पर इसे गैल्वेनिक सेल और एलेजेंड्रो वोल्टा के नाम पर इसे वोल्टेक सेल कहा गया था। तो उसी का जो एग्जाम्पल है वो आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डैनियल सेल के रूप में यहाँ पर देखेंगे। So the cells which convert chemical energy into electrical energy are known as galvanic cell। कि वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर रूपांतरित कर देती हैं। So electrochemical cells are constructed on the basis of spontaneous reactions, that is delta G is less than 0। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल का जो निर्माण है वो स्वतः रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर किया जाता है, जिनकी डेल्टा जी का मान यानी कि जो उनकी मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन है उसका मान जो है वो 0 से कम होना चाहिए। इट शुड बी लेस देन 0। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई भी एक सिंपल केमिकल रिएक्शन देखते हैं, जैसे कि हमने जिंक के पीसेस लिए, उसको हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया। जब हम ऐसा करते हैं तो थोड़ी देर के पश्चात हम देखते हैं कि जो पीसेस हमने लिए थे, जो टुकड़े हमने लिए थे जिंक के, वो टुकड़े डिसॉल्व हो जाते हैं और डिसॉल्व होने के बाद जिंक 2 पॉजिटिव के फॉर्म के अंदर सॉल्यूशन के अंदर चले जाते हैं, विलयन में चले जाते हैं और वहां पर कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, निक्षेपित हो जाता है और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है। यानी कि ये जो केमिकल रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक इन नेचर है, यानी कि ऊष्माक्षेपी है और जिसके फलस्वरूप यहाँ पर कुछ ऊष्मा जो है वो उत्पन्न होती है। अब ये जो ऊष्मा है इसको हम विद्युत ऊर्जा के अंदर परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन यदि हम इसी का रिवर्स ले लें कि हम कॉपर के पीसेस को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं तो वहां पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। सो गैल्वेनिक सेल इज अ डिवाइस इन विच द फ्री एनर्जी ऑफ अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। कि गैल्वेनिक सेल वे उपकरण है जिसके द्वारा किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम की जो मुक्त ऊर्जा है उसको हम ऊर्जा के किसी अन्य फॉर्म के अंदर, अन्य रूप के अंदर परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन ऐसी भी कुछ अभिक्रिया होती है जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, तो उन स्थिति के अंदर या जिनके अंदर डेल्टा जी का मान जो है वो 0 से अधिक होता है, तो इस स्थिति के अंदर वहां पर हम कोई भी बाहरी स्रोत काम में लेते हैं प्राथमिक सेल के फॉर्म में और उसके उपयोग के द्वारा वहां पर रिएक्शंस जो है वो करवाई जा सकती हैं। हम जो गैल्वेनिक सेल है इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल डैनियल सेल की संरचना और इसकी कार्यप्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे। जॉन फ्रेडरिक डैनियल जो एक ब्रिटिश केमिस्ट थे और मेट्रोलॉजिस्ट भी थे, उन्होंने 1836 के अंदर डैनियल सेल का कंस्ट्रक्शन किया था। उनके अनुसार कि जो डैनियल सेल है उसमें क्या क्या उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। सबसे पहले जिंक रॉड होगी, उसमें जिंक रॉड के साथ में जिंक सल्फेट का विलयन होगा, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन होगा। फिर उन्होंने एक कॉपर वेसल लिया था या कॉपर रॉड ली थी, उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी उसके साथ में कॉपर वेसल के साथ में लिया था और साथ में उन्होंने एक पोरस पॉट यानी कि एक सरंध्र पात्र लिया था और इन दोनों प्रकार के जो इलेक्ट्रोड्स हम कह सकते हैं कि जिंक रॉड और जो कॉपर वेसल है उनको कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिंग वायर लिया था और ये जो कनेक्टिंग वायर था ये चालक तार का था, मतलब कंडक्टिंग जो कोई कंडक्टर लिया था जिसके थ्रू जो इलेक्ट्रॉन से उनका फ्लो हो सके और साथ में उन्होंने एक वोल्ट मीटर लिया था जिसके द्वारा हम कितनी रीडिंग आ रही है वोल्ट में ईएमएफ की वो हम यहाँ पर
नोट डाउन कर सकते हैं। तो अगर हम इसी के आधार पर इसका कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉपर वेसल लिया गया है। इस कॉपर के वेसल के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल कर दिया गया है। ये पूरा के पूरा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर एक सरंध्र पाथ यानी कि पोरस पॉट लिया है। इस पोरस पॉट के अंदर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन फिल किया हुआ है। इस जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पर जिंक रॉड ली है और जो ये जिंक रॉड है उसको कॉपर वेसल के साथ कनेक्टिंग वायर जो कंडक्टिंग टाइप का है, मतलब सुचालक है, उसके द्वारा इसको कनेक्ट कर दिया है और इसके मध्य में एक वोल्ट मीटर भी जोड़ दिया गया है जो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के जो ईएमएफ है, जो इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, उसको ये मेजर करता है। जब इस प्रकार का हम कनेक्शन कर देते हैं तो हम देखते हैं कि वोल्ट मीटर के अंदर 1.1 और अगर और अधिक प्रिसाइज फॉर्म में हम देखें तो 1.0816 वोल्ट की रीडिंग आती है। ये रीडिंग का आना इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो ये रिडॉक्स रिएक्शन यानी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के ऊपर आधारित है। इस जो स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया यहाँ पर हो रही है, उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, वो जो ऊष्मा है, ये रासायनिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा के अंदर यहाँ पर रूपांतरित हो गई है। तो ये डिवाइस को हम डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल या इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कह सकते हैं। यानी कि विद्युत रासायनिक सेल है जिसमें कोई स्वतः रासायनिक अभिक्रिया हुई जिसके फलस्वरूप कुछ ऊष्मा उत्पन्न हुई और वो जो ऊष्मा है उसको यहाँ पर विद्युत ऊर्जा के अंदर रूपांतरित कर दिया गया। तो इस प्रकार अगर अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो यहाँ वर्किंग जो कंस्ट्रक्शन के आधार पर हम इसकी वर्किंग को देखते हैं। वर्किंग ऑफ डैनियल सेल यानी कि डैनियल सेल की कार्यप्रणाली। जैसा कि हम यहाँ पर जानते हैं कि जिंक और कॉपर दो यहाँ पर हमने मेटल लिए हैं। एक तो हमने जिंक रॉड लिया, दूसरा यहाँ पर हमने कॉपर वेसल लिया है। अगर इन दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जिंक की जो पोजीशन है वो कॉपर की तुलना में कंपैरेटिवली हायर होती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जिंक जो है वो अधिक धन विद्युती है कॉपर की तुलना में। जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कॉपर। अगर ये स्थिति है तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अगर ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे तो जिंक जो है क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ज्यादा धन विद्युती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंदर इसका कंपैरेटिवली उच्चतर स्थान है, अतः इसका ऑक्सीकरण होगा या ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो कहाँ पर करेगा? जिंक रॉड जो है वो जिंक 2 पॉजिटिव आयन बनाएगी और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन देगी। तो जो एनोड होता है वहां पर ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया होती है यानी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। तो जो जिंक रॉड है उसको हम कहेंगे एनोड और एनोड के ऊपर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है यानी कि जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर जिंक 2 पॉजिटिव बना रहा है। ये एक हाफ सेल रिएक्शन भी इसको हम कह सकते हैं, एक अर्ध सेल अभिक्रिया है ऑक्सीडेशन की जो यहाँ पर घटित हो रही है। अब ये लिबरेटेड जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो मुक्त हुए ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आउटर सर्किट के द्वारा जो एक्सटर्नल सर्किट है, बाहरी जो सर्किट है, उसके द्वारा जिंक रॉड से कॉपर प्लेट या कॉपर वेसल की तरफ मूव करते हैं। जब ये कॉपर वेसल के ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पर जो कॉपर आयन है वो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के द्वारा आएंगे, जो उसमें कॉपर वेसल के अंदर हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया हुआ था, उसके द्वारा जो कॉपर आयंस हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के बाद में मेटेलिक कॉपर बना लेंगे और ये जो मेटेलिक कॉपर है ये कॉपर वेसल जो है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो कैथोड है उसके ऊपर रिडक्शन होगा। रिडक्शन होने का क्या तात्पर्य कि कॉपर के जो आयंस है वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये अपचयन की अभिक्रिया हो गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को ये ग्रहण कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के कारण जो अपचयन की अभिक्रिया हुई, रिडक्शन की अभिक्रिया हुई, वो कहाँ पर होगी? कैथोड के ऊपर होगी। इसको भी हम एक हाफ सेल रिएक्शन कह सकते हैं और ये रिडक्शन अभिक्रिया है। अगर हम इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ देते हैं, दोनों
हाफ सेल रिएक्शन को अगर मिला देते हैं तो एक नेट सेल रिएक्शन बनेगी। अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो इस प्रकार से आएगी ये अभिक्रिया कि जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव इज इन इक्विलिब्रियम विद जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। और ये जो नेट सेल रिएक्शन है, इस अभिक्रिया के अंदर ये अभिक्रिया की जो नेचर है वो ऊष्माक्षेपी है। इट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक इन नेचर है मतलब यहाँ पर कुछ हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है और उसका मान कितना है, डेल्टा एच इज इक्वल टू -213.2 किलो जूल्स। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा जो है वो उत्पन्न हो रही है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जिंक रॉड है। जिंक रॉड एनोड का कार्य करेगी। यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि जो जिंक है वो जिंक 2 पॉजिटिव की फॉर्म में इस विलयन के अंदर आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर रॉड के ऊपर रह जाएंगे। अब जिंक 2 पॉजिटिव तो इसमें विलयन के अंदर आ गए। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस सर्किट के थ्रू, इस वायर के थ्रू यहाँ पर पहुंचेगा कॉपर वेसल के ऊपर और कॉपर वेसल के कांटेक्ट के अंदर कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस हैं। ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयन इस वेसल पर आएंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो जिंक रॉड के द्वारा फ्लो होकर यहाँ पर आ रहे थे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे और कॉपर बना लेंगे और ये कॉपर जो है वो कॉपर वेसल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जिंक के ऊपर तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और जो कॉपर वेसल है यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर जिंक 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ये लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीकरण है। और कॉपर वेसल के ऊपर कॉपर 2 पॉजिटिव जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर रहा है, इसलिए ये रिडक्शन प्रोसेस है, ये कैथोड का कार्य करेगा और जिंक रॉड जो है वो एनोड का कार्य करेगा। इस प्रकार ये अभिक्रिया संभव होगी और जो कि एक्सोथर्मिक इन नेचर है। अगर हम एक और सेटअप हम इसका देख सकते हैं कि जैसे कि अभी हमने पहले पूर्व वाले में कॉपर वेसल लिया था, उसकी जगह हम जिंक रॉड और कॉपर का भी हम रॉड ले सकते हैं और ये इस वेसल के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया हमने, यहाँ पर हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। ये एनोड का कार्य करेगा और ये कैथोड का कार्य करेगा और यहाँ पर बीच में हम एक बीच में जो दोनों जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसके मध्य में हम सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं, यानी कि लवण सेतु लगाते हैं। लवण सेतु जो है यूट्यूब, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर एक यूट्यूब है और इसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे KCl हो गया, KNO3 हो गया या K2SO4 हो गया, इनको अगर जेल के साथ में मिलाकर पेस्ट बनाकर इसमें फिल कर देते हैं और इसका मेन जो तात्पर्य यह है कि यहाँ पर इससे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन हो जाती है, विद्युत उदासीनता जो है वो विद्युत का संतुलन हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इजीली हो जाता है। क्योंकि होगा क्या कि जिंक की जो छड़ है वो तो विलय होगी और ये जिंक के आयंस बनाएगी और इसी प्रकार जो कॉपर 2 आयंस है, ये कॉपर के जो मतलब इसमें जो पात्र है इसके अंदर कॉपर 2 आयंस जो है वो कॉपर को ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे और कॉपर बना लेंगे। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि जो कॉपर की रॉड है इसका तो वजन बढ़ जाएगा और जो जिंक की जो रॉड है उसका जो वजन है, जो वेट है उसका वो कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका डिसोल्यूशन हो रहा है और इसके ऊपर यहाँ पर डिपोजिशन हो रहा है। तो इस प्रकार जो विलयन है, क्योंकि अब जब विलयन के अंदर यहाँ पर जिंक आयन अधिक हो जाएंगे, यहाँ पर कॉपर के आयन जब कम होने लगेंगे, तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी जो है उसको व्यवस्थित रखने के लिए जो ये लवण सेतु है, सॉल्ट ब्रिज है, इसके द्वारा सल्फेट आयंस जो है इनका अभिगमन हो जाता है, जिसके कारण कॉपर सल्फेट से जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में हो जाएगा। इस प्रकार जो आंतरिक परिपथ है, इनका जो इंटरनल सर्किट है वो पूरा हो जाता है और पूरा होने की वजह से इलेक्ट्रिक जो न्यूट्रलिटी है वो बिल्कुल मेंटेन रहती है। लेकिन पूर्व वाला जो हमने सेटअप देखा था, इसके अंदर संरंध्र पात्र है, इस संरंध्र पात्र के द्वारा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी जो है वो बिल्कुल मेंटेन रहती है। तो इस प्रकार अब हम देख सकते हैं कि जो डैनियल सेल है, इसके अंदर जो सेल रिएक्शन हुई है, इस सेल रिएक्शन की वजह से जो भी दोनों विलयन के जो पोटेंशियल डिफरेंस जो उत्पन्न हुआ, उसी को हम 1.0816 वोल्ट की फॉर्म में देख सकते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पर जो सेल रिएक्शन हुई, जो रिडॉक्स रिएक्शन हुई, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया हुई, उस ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के फलस्वरूप जो रासायनिक ऊर्जा है उसको हमने विद्युत ऊर्जा के
में रूपांतरित कर दिया और उसी के यहाँ पर जो दोनों का जो डिफरेंस है वो हमको यहाँ पर दिखता है कि 1.0816 विभवांतर जो उत्पन्न हो गया इन दोनों के मध्य में, उसको हम वोल्टमीटर के द्वारा इसकी रीडिंग जो है उसका ले सकते हैं, पाठ्यांक जो है वो ले सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रिया जो कि स्वतः हो रही है, उसके द्वारा किसी भी डिवाइस के द्वारा यदि केमिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा के अंदर रूपांतरित कर देते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं और इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल डैनियल सेल है। इस प्रकार हमने देखा कि जिंक के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा, जो कॉपर वेसल है वहां पर या कॉपर की जो रॉड है वहां पर रिडक्शन होगा। तो जिस पर ऑक्सीडेशन होता है उसको हम एनोड कहते हैं, जिस पर रिडक्शन होता है उसको हम कैथोड कहते हैं। एनोड पर होने वाली अभिक्रिया और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया को अलग अलग हम देखें तो एक हाफ सेल रिएक्शन हो गई, दूसरी वाली दूसरी हाफ सेल रिएक्शन हो गई। दोनों हाफ सेल रिएक्शन को जब हम जोड़ देते हैं तो एक नेट सेल रिएक्शन बन जाती है और इस नेट सेल रिएक्शन के अंदर हम देख लेते हैं कि ये ऊष्माक्षेपी प्रकार की है। तो ऊष्माक्षेपी प्रकार की है तो इसमें जो भी रासायनिक ऊर्जा जो ऊष्मा के रूप में उत्पन्न हुई थी उसको हम विद्युत ऊर्जा के अंदर रूपांतरित कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल्स क्या होती हैं, यानी उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय सेल क्या होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो आज हमने ये लेक्चर देखा है इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डैनियल सेल से आप क्या समझते हैं? डैनियल सेल की संरचना और इसकी कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डैनियल सेल? कंस्ट्रक्ट एंड गिव इट्स वर्किंग। कंस्ट्रक्ट द डैनियल सेल एंड गिव इट्स वर्किंग, कि इसकी कार्य प्रणाली पर प्रकाश डालिए और डैनियल सेल की जो संरचना है उसको चित्रित कीजिए, उसको बनाइए यहाँ पर। तो इस प्रकार इसका जो क्वेश्चन है वो एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल्स के बारे में अध्ययन करेंगे।